सबसे समृद्ध अगर कोई परंपरा भारत में रही, जिससे हमारा ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, वाङ्मय संरक्षित रहा इन सहस्त्रों वर्षों तक है, न जाने कितनी सहस्त्राब्दियों तक अगर संरक्षित रहा, तो वो थी गुरु शिष्य परंपरा है। ये हमें लगता है कि भारत की सबसे समृद्ध, सबसे सशक्त ये परंपरा थी। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इट वॉज द बैकबोन ऑफ भारत है, जहाँ से सभी परंपराएं, ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, तभी सभी जो है इस परंपरा में संरक्षित रहा, आगे अनवरत बढ़ता रहा। लेकिन इस परंपरा को बहुत बड़ा आघात पहुंचाया अंग्रेज़ों ने, और दुख इस बात का है कि स्वतंत्र या ट्रांसफ़र ऑफ पावर के बाद हम एक सही दिशा में इस देश को ले जा सकते थे, अपनी परंपराओं को वापस स्थापित कर सकते थे, उन्हें एक पुनर्जीवन दे सकते थे। लेकिन तात्कालिक सरकारों ने, नेताओं ने, उनके पास न दृष्टि थी, न ऐसा विजन था, और वो पता नहीं किस प्रमाद में थे कि उन्होंने कोई इस दिशा में प्रयास नहीं किया, और धीरे धीरे ये परंपरा पीछे छूटती चली गई। तो आज के युग में ताई, मेरा आपसे बस ये प्रश्न है कि किस अवस्था में है ये शिक्षा प्रणाली, भारतीय शिक्षा प्रणाली, किस अवस्था में है गुरु शिष्य परंपरा, और क्या आवश्यक है इस दिशा में कार्य करना? इसका उत्तर थोड़ा पीछे जाकर मैं दूंगी। 1773 में चार्ल्स ग्रांट का कमीशन आया और भारत में यूरोपीय शिक्षा पद्धति स्थापित होने का प्रारंभ हुआ। 1845 में मैकॉले के जो समिति बनी थी, उसके माध्यम से ये स्थापित हो गई। उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश प्रभाव इसके ऊपर बढ़ता गया। ब्रिटिश कंटेंट माने यूरो अमेरिकी जीवन दृष्टि की विषय वस्तु वाली पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यक्रम, पठन पाठन पद्धति, मूल्यांकन की पद्धति, सर्टिफिकेशन माने प्रमाण पत्र देने की पद्धति, उस प्रमाण पत्र का नौकरी के लिए उपयोग, ये सारी बातें एक के बाद ब्रिटिश शिक्षा पद्धति में आ गई, जो पूर्णतः भारतीय पद्धति से विरोध में थी, पूर्ण विरोध में, माने इतने विपरीत कि एक ग्रहण करो तो दूसरे का त्याग ही करना पड़ेगा, दोनों का समन्वय संभव नहीं, इतने विपरीत थी। ये तो एक पहला चरण हुआ कि ब्रिटिशों ने अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए ऐसा सब कुछ किया, और वे जानते थे कि इसके माध्यम से सर्वसामान्य भारतीय प्रजा के मानस पर भी प्रभाव पड़ेगा और अंतःकरण पर भी पड़ेगा। तो उनकी तो ये बात है, परंतु उसके बाद शिक्षा के पुनः भारतीयकरण के प्रयास शुरू हुए, प्रभावी भी हुए। कुछ अत्यंत समर्थ लोगों ने ये प्रयास किए, परंतु स्वाधीनता प्राप्ति के बाद वे प्रयास और बलवान होने चाहिए थे, उसके स्थान पर वे दब गए और नष्ट हो गए। इसका कारण जानने की आवश्यकता है। 1946 में जब भारत को सत्ता का हस्तांतरण करने की बातें चल रही थी ब्रिटेन में, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली और अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। तो उसमें रूजवेल्ट और क्लेमेंट एटली का एक पत्र व्यवहार है। उसका एक अंश ऐसा है, रूजवेल्ट लिखते हैं कि आप लोग भारत को सत्ता दे रहे हैं, उसके बाद में हम हस्तक्षेप करें तो आपको पसंद नहीं है, ये मुझे मालूम है। फिर भी हम आपको आग्रह पूर्वक कहेंगे कि जब आप सत्ता का हस्तांतरण करेंगे तब ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दीजिए जो आपके जाने के बाद भी भारत को आपकी पद्धति से चलाए। इंडिया शुड ऑलवेज रिमेन इन द ऑरा ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। तो ये तो उनका सोच समझकर किया गया हस्तांतरण था। ऐसे लोगों के हाथ में ये सत्ता आई, माने स्वाधीन भारत में, कि जो लोग मानते थे कि भारत का विकास होना है
तो हमारी मूल भारतीय पद्धति से नहीं होगा, हमको यूरोप की ही पद्धति अपनानी होगी, उनका ही विकास का मॉडल अपनाना होगा। और इसलिए आधुनिक शिक्षा यूरो अमेरिकी पद्धति की होगी, इतना निश्चय था उनका, तो सोचा समझा था। इसलिए उन्होंने भारतीय शिक्षा के जितने प्रयास चल रहे थे वो भी सारे नष्ट कर दिए और नए प्रयास तो शुरू हुए नहीं। नंबर 2, तीसरी बात है, इसके परिणाम स्वरूप आज भारत में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, जितने भी विषयों की रचना हुई है, उनके पाठ्यक्रम बने हैं, उनकी जो विषय वस्तु हैं, जो शोध अनुसंधान आदि सब होता है, और उस शिक्षा पद्धति से उस विषय वस्तु को पढ़कर बाहर निकले हुए शिक्षित लोग देश को जिस पद्धति से चलाते हैं, वो तो स्वाभाविक ही है कि यूरो अमेरिकी पद्धति से उसकी जीवन दृष्टि पर आधारित ही होंगे। इसलिए देश आज ऐसा है, ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चौथा मुद्दा मैं कहूँगी कि आज प्राथमिक विद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, चाहे प्रगत शोध संस्थान हो, जितने भी ज्ञान क्षेत्र हैं, उसमें एक भी विषय, एक भी पद्धति भारतीय स्वरूप की नहीं है। नॉलेज भी वहाँ का, मेथोडोलॉजी भी वहाँ की, संदर्भ भी वहाँ के, ऐसी आज की स्थिति। और भाषा भी वहाँ की। भाषा भी वहाँ की।